हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बिना देर किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हम संस्कृत के 30 संस्कृत व्याकरण से क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। महेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। तो यहाँ पे महेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 43 वर्ण है। महेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में मुख्यतः 43 प्रकार के वर्ण प्रदर्शित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यण संधि होगी जब, यण संधि होगी जब अ धन ई धन ई, अ धन ए और ई धन अ। तो यहाँ पे पूछ रहा है यण संधि किसके योग से बनेगी। तो यहाँ इको यर्चिस सूत्र के अनुसार, यहाँ इको यर्चिस सूत्र के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, छोटी ई प्लस अ। तो इको यर्चिस सूत्र के अनुसार ई और अ की स्थिति में यण संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अ और आ के बाद ए या ए आए तो यहाँ पे ए हो जाता है। तो ये किस सूत्र के अनुसार होगा? ये वृद्धि रेच सूत्र के अनुसार। यहाँ पे अ या आ के बाद ए या ए आने पर यहाँ पे वृद्धि हो जाती है, ए हो जाता है। नेक्स्ट है स्वर संधि में अय होगा, स्वर संधि में अय होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। ए प्लस अ, ए प्लस अ यहाँ पे एचो अय आवाह सूत्र के अनुसार एच ए के पश्चात स्वर अ के आने की स्थिति में एच ए को अय आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए को अय आदेश हो जाता है, अय आदेश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल संधि में विकार होता है, हल संधि में विकार होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, व्यंजन का। किसका होता है? व्यंजन का होता है। हल संधि में जो विकार उत्पन्न होता है उसका संबंध व्यंजन संधि यानी हल व्यंजनों से होता है, यानी हल संधि से होता है। नेक्स्ट देखते हैं गंगोदकम का संधि विच्छेद होगा, गंगोदकम का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गंगा धन उदकम, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगोदकम में गुण संधि है जिसका विग्रह गंगा धन उदकम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मिंश्चित् का संधि विच्छेद है, कस्मिंश्चित् का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कस्मिन धन चित पदांत नकार को अनुस्वार होकर कस्मिन स्थित रूप बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झलाम जसवंते सूत्र के अनुसार, झलाम जसवंते सूत्र के अनुसार संधि रूप है। तो यहाँ पे कौन सी संधि रूप बनेगी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वागीसह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वागीसह आपका राइट आंसर हो जाएगा। झलाम जसवंते सूत्र के अनुसार पदांत झल वाक के क को जस ग आदेश होकर वागीसह वाक धन ईसह रूप बन जाता है। ठीक है। यशस्कम का संधि विच्छेद है, यशस्कम का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। यशः धन कम, यशः धन कम, यशः धन कम में विसर्ग को सकार होकर यशस्कम रूप बनता है। किसका? विसर्ग का, विसर्ग में विसर्ग को सकार होकर यशस्कम रूप बन जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तत्सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति का रूप होगा। किसका? तत्सर्वनाम का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, तस्य। षष्ठी विभक्ति का रूप क्या होगा? तस्य। तस्य तत् शब्द के पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। ये आप जान लीजिए अच्छे से कि तस्य शब्द के पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है।
त्वत् किस सर्वनाम का रूप है? त्वत् किस सर्वनाम का रूप है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, युष्मद। त्वत् युष्मद शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। किसका है? पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महम किस सर्वनाम का रूप है? महम किस सर्वनाम का रूप है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, अस्मद। महम अस्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। किसका है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकोन सप्तति कौन सी संख्या है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एकोन सप्तति कौन सी संख्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पे यहाँ पे 69 है। यहाँ पे कौन सी संख्या हो जाएगी? एकोन सप्तति का तात्पर्य क्या हो जाता है? 69 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 89 का संस्कृत रूप होगा। 89 का संस्कृत रूप क्या होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है, 89। 89 का तात्पर्य 89 यानी 89, 89 इससे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विशब्द के रूप किन वचनों में हो सकते हैं? द्विशब्द के रूप किन वचनों में हो सकते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है, द्विवचन। द्विशब्द के रूप केवल द्विवचन में ही बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन कट गया है। यहाँ पे उपसर्ग धातु के पहले क्या कौन सा लगाया जाता है? यहाँ रहने दीजिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है? ठीक, उपसर्ग धातु के साथ कहाँ आता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहले। उपसर्ग धातु के कहाँ लगाया जाता है? पहले लगाया जाता है। तो आम सी बात है, आप सब जानते होंगे। उच्चय का स्वरूप क्या है? उच्चय का स्वरूप क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अव्यय। उच्चय शब्द क्या है? ये एक अव्यय है। ठीक है। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? संस्कृत में कितने लकार होते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा आंसर बी, 10 लकार होते हैं। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। और कौन कौन से होते हैं हम आपको बता दें, लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लिंग, ये 10 लकार संस्कृत में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है। तो सामान्य भविष्य के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लिट लकार। क्या प्रयुक्त होता है? लिट लकार। सामान्य भविष्य के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं। तो प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 3 पुरुष होते हैं प्रत्येक लकार में, जिनमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष, इस नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भद्रम भूयाद भवतः का अर्थ है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भद्रम भूयाद भवतः का अर्थ पूछ रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन है आपका, भला हो, हे मान्यवर आप कैसे हैं, भद्र कैसे हैं, आप भले तो हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, आपका भला हो। भवतः यानी आपका, भद्रम यानी कल्याण, भला करना, और भूयात मतलब होवे होता है। ठीक। एका क्रिया द्व्यर्थकारी प्रसिद्धा का अर्थ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, एक पंथ दो काज, या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक क्रिया से 2 प्रयोजनों के लिए सिद्धि होती है तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है एक पंथ दो काज। तो ये हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पे, एक पंथ दो काज, और इसका संस्कृत है एका क्रिया द्व्यर्थकारी प्रसिद्धा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डंडा सबको ठीक करता है, सही संस्कृत रूप होगा इसका सही संस्कृत रूप क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दंड शास्ति प्रजा सर्वा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही रूप हो जाएगा। यहाँ दंडा का दंड हो जाता है और सबको का सर्वा प्रजा
और ठीक कर्ता का बनेगा शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। दृश्य धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है, द्रक्ष्यति। दृश्य धातु प्रथम पुरुष एक वचन में द्रक्ष्यति रूप बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू धातु ऋजंत का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा। भू धातु ऋजंत का ये लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा, तो इसका आपका आंसर नंबर ए राइट हो जाता है, भावयामी। प्रेरणा अंत में ऋजंत का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप भावयामी बनता है। क्या बनता है? भावयामी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीया विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप होगा। तृतीया विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए कविना। ऑप्शन नंबर ए कवि शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में कविना रूप बनता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है मालायाम किस विभक्ति का रूप है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का रूप है अकारांत स्त्रीलिंग माला शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप मालायाम बनता है। क्या बनता है? ये एक वचन में रूप मालायाम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी किस विभक्ति का रूप है? नदी किस विभक्ति का रूप है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्वितीया। नदी द्वितीया विभक्ति का, ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी का द्वितीया विभक्ति एक वचन में नदी रूप बनता है, यह जान लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीया विभक्ति में दधि का सही रूप होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है, दधिनी। दधि शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन में दधिनी रूप बनता है, दधिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मधुनी किस विभक्ति का रूप है? मधुनी किस विभक्ति का रूप है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्वितीया। हस्व उकारांत मधु शब्द जो नपुंसक लिंग का है का प्रथमा एवं द्वितीया दोनों विभक्तियों के द्विवचन में मधुनी रूप बनता है। यहाँ जान लीजिए, तो दोनों विभक्ति के द्विवचन में मधुनी रूप बनता है, और प्रथमा विभक्ति चूंकि विकल्प में नहीं है, अतः एकमात्र द्वितीया विभक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रथमा विभक्ति नहीं है, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति आपका राइट आंसर हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यनांग विकार सूत्र है, यनांग विकार सूत्र है, तो ये है तृतीया का। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, तृतीया का है। यनांग विकार सूत्र से जिस अंग में विकार हो उसे तृतीया विभक्ति लगती है, ये तो आप जानते होंगे ना। तो कर्तऋ करणयोः तृतीया सूत्र के अनुसार कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।